हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीटा मैथ्स एकेडमी में। अपन लोग बेसिक स्टैटिक्स पढ़ रहे थे संगणक के एग्ज़ाम के लिए। उसमें अपनी एक क्लास हो चुकी थी, आज है दूसरी क्लास। इसमें अपन पहले बेसिक स्टैटिक्स के बारे में पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। अपन ने पिछली क्लास में कुछ डेफिनेशंस और ईरर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी? बाउले की। बाउले ने क्या बताया था? सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी बाउले की डेफिनेशन। उन्होंने बोला था सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। इसके बाद में पढ़ी थी अपन ने टिपेट की डेफिनेशन। टिपेट ने बोला था सांख्यिकी कला प्लस विज्ञान दोनों है। इसके बाद में अपन ने पढ़ी थी एएम मूड की। एएम मूड ने बोला था सांख्यिकी रिसर्च डाटा के लिए टूल्स एंड टेक्निक का काम करती है। किसका? टूल्स एंड टेक्निक का। फिर पढ़ी थी अपन ने आर ए फिशर ने बताया था सांख्यिकी अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में बताया था। सांख्यिकी को उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स में यूज लिया था, ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ी थी डिसरेली की। डिसरेली ने बोला था झूठ 3 प्रकार के होते हैं। एक जो आप लोग बोलते हो वो झूठ, एक मांग झूठ, और तीसरा होता है डाटा। डिसरेली ने बोला था डाटा में कुछ ना कुछ झूठ छिपी रहती है। इसके बाद में अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी एच ह्यूज की। एच ह्यूज ने बोला था यदि आपने एक अच्छी प्रश्नावली तैयार कर ली है तो आप आधा युद्ध जीत चुके हो। आपने एक अच्छी प्रश्नावली या अच्छी अनुसूची तैयार कर ली है तो आप आधे से ज़्यादा युद्ध जीत चुके हो। उससे डाटा आपको अच्छे मिलेंगे, आपका कंक्लूजन अच्छा निकलेगा, आपकी स्टैटिक्स अच्छी बनेगी। इसके बाद में अपन ने पढ़ी थी यूल और केंडाल की। उन्होंने बोला था कि सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है, यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। सांख्यिकी नॉट ए साइंस, इट इज़ ए साइंटिफिक मेथड, ठीक है। इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि सांख्यिकी रिजल्ट आर नॉट एब्सोल्यूट करेक्ट। सांख्यिकी के जो भी रिजल्ट होते हैं वो प्रॉपर सही नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ ईरर होती हैं। तो अपन ने ईरर के बारे में पढ़ा था। ईरर को 2 टाइप से बताया था। एक होती है एब्सोल्यूट ईरर। क्या? एब्सोल्यूट ईरर। उसमें क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू एवी, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू का मोड कर दिया जाता है। तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होती है। एब्सोल्यूट एरर मोड की वजह से हमेशा पॉजिटिव होती है। एक अपने देखा था रिलेटिव एरर, RE, ठीक है। रिलेटिव एरर, इसमें क्या था? एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड वैल्यू, यह था अपने, और इनका यहाँ मोड था। एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू का मोड और अपॉन में एस्टिमेटेड वैल्यू। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू की वजह से। यह तो अपन ने कल पीछे की क्लास में पढ़ लिया था। आज अपन इसके आगे एरर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, एक वैज्ञानिक का नाम है बोडिंगटन। उन्होंने ईरर के दोनों फॉर्मूले दिए थे, एक एब्सोल्यूट ईरर और एक रिलेटिव ईरर। इन्होंने अपने अलग अलग फॉर्मूले दिए थे। देखो इनका फॉर्मूला क्या है। बोडिंगटन फॉर्मूला, एक सेकेंड, बोडिंगटन फॉर्मूला फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एब्सोल्यूट ईरर। एब्सोल्यूट ईरर के एस्टिमेशन के लिए बोडिंगटन ने फॉर्मूला दिया था एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट ईरर। एब्सोल्यूट ईरर का एवरेज निकालने के बाद उसको √n से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ आइटम। जितने भी अपने स्टैटिक्स में नंबर ऑफ आइटम होते हैं वो, और एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालो और √n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बोडिंगटन ने रिलेटिव एरर के लिए भी फॉर्मूला दिया। अनुमान सापेक्ष त्रुटि के लिए बोडिंगटन फॉर्मूला, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर मल्टीप्लाई √n अपॉन में एस्टिमेटेड वैल्यू। जहाँ भी रिलेटिव एरर की बात आती है वहाँ अपन एस्टिमेटेड वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। बाकी सेम फॉर्मूला है, देखो ये और ये सेम है, बस इसमें एस्टिमेटेड वैल्यू का भाग दिया गया है, बस इतना फ़र्क है। फिर बाउले ने फॉर्मूला दिया था। बाउले ने सिर्फ एब्सोल्यूट एरर का ही फॉर्मूला दिया था, रिलेटिव एरर के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। बाउले का एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है 2/3 मल्टीप्लाई √n, और इस पूरे के मल्टीप्लाई करना है अपने को एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर मल्टीप्लाई 2/3 √n। ये टोटल 5 फॉर्मूले हो गए आपके पास एरर के।
ये पांचों फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं, इसमें कुछ वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल वगैरह पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन शुरू करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का कलेक्शन किस टाइप से कर सकते हैं अपन। सबसे पहले अपना एम होना चाहिए, एम के बाद दूसरा टॉपिक होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा में देखते हैं अपन क्या होता है। देखो, इसमें डाटा दो टाइप से होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है प्राइमरी डाटा। सबसे पहले कौन सा होता है, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक डाटा। जैसे कोई भी इन्वेस्टिगेटर किसी के घर जाके जो डाटा कलेक्ट करके लेके आता है उसे अपन बोलते हैं प्राइमरी डाटा। और एक होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो होते हैं जो किसी की सहायता से इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे कोई इन्वेस्टिगेटर है, उसको कोई स्टैटिक्स बनानी है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले जैसे न्यूज़पेपर ले लिया, न्यूज़पेपर से जो कलेक्शन किया उसने, तो वो उसके लिए सेकेंडरी डाटा हो गया। क्योंकि न्यूज़पेपर वाले ने अपनी तरफ से डाटा तैयार किया, उसने उसकी सहायता से डाटा तैयार किया है, तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया। इसकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। सबसे पहले प्राथमिक डाटा और दूसरा है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राथमिक डाटा। प्राथमिक डाटा में क्या है, डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओरिजिन, एक्सपेरिमेंट और सर्वे। ठीक है, मूल प्रयोगों और सर्वेक्षण से प्राप्त डाटा होता है। यह मूल प्रयोगों और सर्वेक्षण से प्राप्त डाटा होता है। इन्वेस्टिगेटर खुद जाके जो डाटा लेके आता है उसे प्राइमरी डाटा बोलते हैं, और सेकेंडरी डाटा जो किसी की सहायता से तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे जनगणना। जनगणना के डाटा, जनगणना में क्या होता है कि टीचरों की ड्यूटी लगा दी जाती है, घर घर जाके वो कलेक्ट करके आते हैं कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं। ये सब प्राइमरी डाटा में आएंगे, जनगणना के डाटा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा जारी डेटा बुलेटिन। ठीक है, आरबीआई अपनी एक डेटा बुलेटिन जारी करती है, वो आरबीआई खुद करती है, इसलिए प्राइमरी होती है। बाकी प्रकाशन की चीज़ें द्वितीयक में आती हैं। आगे देखते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, रिसर्च पेपर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मंथली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सीएसओ एंड डिफरेंट पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एसोसिएशन इट्स आर द वेरियस सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सहायता से जो डाटा तैयार किए जाते हैं वो सेकेंडरी हो गए। सीएसओ का मंथली एब्स्ट्रैक्ट हो गया, रिसर्च पेपर को यूज़ लेके। ठीक है, इनको माध्यमिक डाटा भी बोलते हैं। शोध पत्र, परियोजना रिपोर्ट, सीएसओ का मासिक सार, व्यापार और वाणिज्य संघ के विभिन्न प्रकाशन आदि, ये सब द्वितीयक डाटा के विभिन्न स्रोत होते हैं। ठीक है, ये सब द्वितीयक डाटा में आगे, जैसे प्रकाशन वगैरह सब। अब आगे देखते हैं अपन डाटा की प्रॉपर्टी। ठीक है, डाटा की प्रॉपर्टी देखते हैं। डाटा की प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या होना चाहिए, डाटा पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, डेटा पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीटनेस ऑफ डाटा। आगे देखते हैं। इसके बाद डाटा आपके पास पूर्ण होना चाहिए, वरना यदि डाटा पूर्ण नहीं होगा तो स्टैटिक्स अच्छी प्राप्त नहीं कर सकते आप। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो, पहला होगा कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, डाटा की पूर्णता। दूसरा होगा कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, डेटा की संगतता, डेटा में संगति होनी चाहिए, डेटा कंसिस्टेंस होना चाहिए। यदि आपको अच्छे रिजल्ट की ज़रूरत है तो डेटा कंसिस्टेंस होने चाहिए। ठीक है, अब आगे एक्यूरेसी ऑफ डाटा। डाटा में एक्यूरेसी होगी तभी आपके परिणाम सही निकलेंगे। यदि डाटा में एक्यूरेसी नहीं है तो आपके परिणाम सही नहीं आएंगे। इसके बाद है होमोजेनिटी ऑफ डेटा, डेटा समरूप। यदि आप समरूप डेटा को एक तरफ ले लोगे तो आपके डेटा अच्छे होंगे और उनके परिणाम जो भी मिलेंगे वो सब अच्छे होंगे। चलो अब देखते हैं आगे। अब अपन प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में जो डिफरेंस है उसको देखते हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक तो है, देखो, विश्वसनीयता के बारे में देखेंगे, टाइम के बारे में देखेंगे, महंगाई के बारे में कौन सा महंगा रहता है, कौन सा सस्ता रहता है, और किसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। चलो देखते हैं। इसमें देखो, नेचर ऑफ डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा का नेचर क्या होता है, ये कच्चे माल के रूप में होते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेटर खुद जाके लेके आता है तो ये कच्चे माल की तरह कार्य करते हैं। ठीक है,
दीज आर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। प्राइमरी डाटा एक कच्चे माल की तरह होते हैं और सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, ये पहले से तैयार होते हैं। दीज आर इन द फिनिश्ड फॉर्म, ये तैयार रूप में होते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर की सहायता से कोई डाटा तैयार किया गया है तो वो पहले से न्यूज़पेपर में लिखा गया है, तो वो न्यूज़पेपर में पहले से तैयार है, ठीक है। आगे देखते हैं इनमें विश्वसनीयता किसकी ज़्यादा होती है। विश्वसनीयता, डाटा की विश्वसनीयता को देखा जाए तो प्राथमिक डाटा की विश्वसनीयता ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद जो उसका उद्देश्य या जो उसका मकसद है उसके अकॉर्डिंग डाटा का कलेक्शन करेगा, ठीक है। जैसे वो बूढ़े लोगों की एज को काउंट कर रहा है मृत्यु दर के चक्कर में, तो वो एज्ड लोगों के जो 60 से ऊपर हैं उनको काउंट करेगा, ठीक है। यदि वो शिशु मृत्यु दर काउंट कर रहा है तो वो 6 से नीचे नीचे बच्चों को काउंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइमरी डाटा अपने मकसद के अकॉर्डिंग से लिया जाता है और इन्वेस्टिगेटर खुद जाके लेके आता है तो वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है। और सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, अपन किसी पब्लिश की सहायता से, किसी न्यूज़पेपर की सहायता से या किसी ओल्डेस्ट डाटा को यूज़ लेके उसको सेकेंडरी डाटा को तैयार करते हैं, तो वो अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग सही नहीं होता। चलो देखते हैं इसमें क्या है। दीज आर मोर रिलायबल एंड suitable for the inquiry because these are collected for पर्टिकुलर पर्पज़, ठीक है। इसमें अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग अपन तैयार करते हैं। ये अधिक विश्वसनीय और पूछताछ के लिए उपयुक्त है क्योंकि इन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया। अपना जो उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग इनका कलेक्शन करेगा, तो उसे अपन बोलेंगे प्राथमिक डाटा, ठीक है। द्वितीयक डाटा क्या है, दीज आर लेस रिलायबल एंड लेस सूटेबल as someone else has collected has data which may not perfectly match our purpose। यह अपने पर्पज़ से मैच नहीं करता है, ठीक है। यह कम विश्वसनीय और कम उपयुक्त है क्योंकि किसी और ने डाटा एकत्रित किए हैं। जैसे न्यूज़पेपर वाले ने पहले किए हैं और आपने उसके बाद में किए हैं, ठीक है, जो हमारे उद्देश्य से पूरी तरह से मेल नहीं खा सकता। तो इसलिए ज़्यादा विश्वसनीय डाटा कौन सा हो गया, प्राइमरी डाटा ज़्यादा विश्वसनीय हो गया। अब अपन देखते हैं आगे टाइम किस में ज़्यादा लगता है और पैसा किस में ज़्यादा लगता है। टाइम एंड मनी के बारे में देखते हैं। टाइम एंड मनी, ठीक है। टाइम का आप खुद सोच के देखो, प्राइमरी डाटा में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा कलेक्शन के लिए। जैसे ज़िला हेडक्वार्टर से वो किसी गांव में जाएगा, वहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा। और सेकेंडरी डाटा में क्या करते हो, आप सीधा ही न्यूज़पेपर में देख लेते हो, गूगल से सर्च करके पीछे के डाटा को ट्राई कर लेते हो, तो टाइम तो ज़्यादा प्राइमरी में लगेगा और पैसा भी ज़्यादा प्राइमरी में लगेगा क्योंकि ट्रेवलिंग में खर्च होगा, बंदा अलग अलग सेक्शन अलग अलग वार्डों में जाएगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज़ क्यूट एक्सपेंसिव बोथ इन द टर्म्स टाइम एंड मनी, ठीक है। समय और धन दोनों प्राइमरी डाटा में ही ज़्यादा लगेंगे। समय और धन दोनों के लिहाज से प्राथमिक डेटा एकत्रित करना काफ़ी महंगा है, ठीक है। टाइम भी ज़्यादा लगेगा और धन भी ज़्यादा लगेगा। द्वितीयक डाटा में क्या होता है, सेकेंडरी डाटा रिक्वायर लेस टाइम एंड मनी हेंस इट इज़ इकोनॉमिकल, ठीक है। इसमें पैसा कम लगेगा और टाइम कम लगेगा लेकिन डाटा एक्यूरेट नहीं मिलेगा। द्वितीयक डाटा के लिए कम समय और धन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह किफ़ायती है। टाइम विश्वसनीयता के बारे में देखें तो प्राथमिक डाटा ज़्यादा किफ़ायती है। टाइम एंड मनी के बारे में देखें तो सेकेंडरी डाटा ज़्यादा किफ़ायती है। ये हो गए अपने डाटा। अब अपन देखते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा अपना हो चुका है। उसमें अपन ने दो चीज़ पढ़ी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में। अब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे क्षेत्र के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो उसमें देखते हैं आगे। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ
इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इसको अपन ने 4 पार्टों में बांटा है, ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देख लें। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स आइटम्स इन ग्रुप। क्लासिफिकेशन में अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है उनके अकॉर्डिंग। वर्गीकरण वस्तुओं या वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। वस्तुओं या वस्तु को समूह में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है। स्टैटिक्स में वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? अपने क्षेत्र तथा एरिया के अकॉर्डिंग जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण किया जाता है उसे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू प्लेस, एरिया और रीजन, ठीक है। प्लेस, एरिया और रीजन के अकॉर्डिंग जो अपन क्लासिफिकेशन करेंगे उसे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। इसे बोलते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। यह वर्गीकरण स्थान, क्षेत्र व प्रदेश के अनुसार होता है, ठीक है। जिस स्थान पे कैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण किया जाता है उसे अपन भौगोलिक वर्गीकरण कहेंगे, ठीक है। दूसरा है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टाइम के अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण किया जाता है उसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू लैप्स ऑफ टाइम, जैसे मंथली, ईयरली, ठीक है। मंथ के अकॉर्डिंग, सप्ताह के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस टाइप से करेंगे उसे क्रोनोलॉजिकल या काल कर्मानुक्रम, ठीक है। क्या बोलेंगे? काल कर्मानुक्रमिक वर्गीकरण, इसको बोलेंगे काल। ये गलत लिखा गया, ये काल है, इसको हटा दो। कालानुक्रमिक वर्गीकरण यह समय बीतने के अनुसार होता है, जैसे मासिक और वार्षिक। महीने या वर्ष या सप्ताह के अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण किया जाता है उसे काल कर्मानुक्रमिक वर्गीकरण बोलेंगे। इसके बाद आता है अपना क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटिव, ठीक है। क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन में क्या है? डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स, गुणों के अकॉर्डिंग, एट्रीब्यूट्स ऑफ द गुड और आइटम। एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन और कलर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? डेटा का क्लासिफिकेशन एट्रीब्यूट उसके गुणों के अकॉर्डिंग किया जाता है, उस जैसे क्या योग्यता है, कैसा उसका रंग है, ठीक है, गुणों के अकॉर्डिंग। इसे बोलते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। तो गुणात्मक वर्गीकरण में क्या होते हैं? गुणों के अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण किया जाता है उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। इसमें क्या? डेटा को विषय या वस्तुओं की विशेषताओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। उसके विषय या वस्तुओं की विशेषताओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, गुणों के अकॉर्डिंग वर्गीकृत किया जाता है। जैसे योग्यता हुआ, रंग हुआ, इनके अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण किया जाता है उसे गुणात्मक वर्गीकरण बोलते हैं। अब लास्ट आता है मात्रात्मक वर्गीकरण। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण किया जाता है उसे बोलते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण, ठीक है। इसमें देखते हैं क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या आता है? इनकम आ गई, हाइट आ गई, ठीक है। डेटा को संख्यात्मक मानों के परिणाम के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जैसे आय कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? मात्रा के अकॉर्डिंग है तो संख्यात्मक मानों के परिणाम के अनुसार वर्गीकृत कर देंगे अपन। देखो, सबसे पहले अपना क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हो गया, फिर वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण के बाद में अपन टेबल बना के उसका प्रेजेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। डाटा के प्रेजेंटेशन में देखो 2 पार्ट होते हैं। एक तो अपन टेबल बनाते हैं, एक अपन डायग्राम बना के कर सकते हैं। डायग्राम में काफ़ी टाइप के डायग्राम बनेंगे, उसकी अपन एक अलग से क्लास लेंगे। टेबुलेशन से आगे का इसमें देखते हैं अपन, ठीक है। टेबुलेशन ऑफ डाटा। अपने को डाटा मिल गया है तो डाटा की सबसे पहले अपन टेबल तैयार करेंगे। तो टेबल में क्या होते हैं? रो होते हैं जो क्षैतिज होते हैं और वर्टिकल में एक तो कॉलम होते हैं और एक रो होते हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं, उनको कॉलम बोलते हैं, इनको सी से, ठीक है। और इस टाइप से रो होते हैं, ठीक है। बाकी अपन आगे देखेंगे, टेबल का फॉर्मेट लिया हुआ है, ठीक है। टेबुलेशन इज़ द सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेंगे अपन डाटा को दिखाने के लिए, डाटा को ईजी करने के लिए टेबल बना लेंगे, ठीक है। ये क्या है? इज ए सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा इन रो एंड कॉलम।
डाटा को रो और कॉलम में सिस्टेमेटिक तरीके से लॉजिकल डाटा को अपन प्रेजेंटेशन कर देंगे। ठीक है, फैसिलिटी कंपैरिजन एंड स्टैटिकल एनालिसिस। स्टैटिकल एनालिसिस में अपन फैसिलिटी के कंपैरिजन के लिए टेबल तैयार करेंगे, उसमें रो और कॉलम में डाटा को अपन सेट कर लेंगे। ठीक है, तालिका तुलना और सांख्यिकीय विश्लेषण की सुविधा के लिए पंक्ति और स्तंभ में संख्यात्मक डेटा को व्यवस्थित और तार्किक प्रतिनिधित्व करती है। साफ सीधी बात है, रो और कॉलम में डाटा को लिख लिया जाता है और एक अच्छी टेबल बनाते हैं तो स्टैटिकल एनालिसिस अपने लिए इजी हो जाता है, प्रेजेंटेशन बनाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन टेबल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एक अच्छी टेबल किस तरीके से डिस्क्राइब की जानी चाहिए, उसको अपन आगे देखते हैं। देखो, एक अच्छी टेबल होने के लिए उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाएगा, टेबल का टाइटल। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाएगा, टेबल नंबर। टेबल नंबर के साथ लिखा जाएगा टेबल टाइटल। टेबल टाइटल और टेबल नंबर ये सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आता है हेड नोट। हेड नोट, जो भी हेड नोट आप लिखना चाहो वो इसमें अपन लिख सकते हैं। टेबल के टाइटल के साथ में अपन लिख सकते हैं, जैसे ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, मीटर में है, इस टाइप की जो भी है वो अपन हेड नोट में लिख सकते हैं। अब नीचे आता है कैप्शन बोलते हैं इसको। ये जो कॉलम होते हैं इसकी जो ऊपर की हेडिंग होती है उसको अपन बोलते हैं कैप्शन। ठीक है, कई बार पेपर में पूछ लेता है कॉलम की हेडिंग को क्या बोलते हैं, कैप्शन बोलते हैं। ये कंप्यूटर में भी आता है आपके और स्टैटिक्स में भी आता है। ठीक है, और इधर होता है रो। ठीक है, इधर होता है रो, इनको बोलते हैं स्तंभ और इनको बोलते हैं पंक्तियाँ। तो रो की हेडिंग को कैप्शन बोलते हैं, नहीं सॉरी, कॉलम की हेडिंग को कैप्शन बोलते हैं और रो की हेडिंग को अपन स्टब बोलते हैं। रो की हेडिंग को क्या बोलते हैं, स्टब। ठीक है, और यह हो गया कैप्शन। कैप्शन में देखे यहाँ नीचे जो हेडिंग होती है उसको बोलते हैं सब हेड। इधर भी सब हेड हो गया, तो इधर की क्या आ जाएगी, स्टब इंट्री। इनको रो इंट्री बोल देंगे। स्टब में जो इंट्री आएंगी वो तो रो इंट्री में आ जाएंगी और स्टब हेडिंग ये होगी। ठीक है, कॉलम हेड हो गए नीचे, कॉलम हेड सारे कॉलम की अलग अलग हेडिंग हो जाएगी और नीचे अपने यहाँ पे रो एंट्री जितनी भी हैं वो सब आ जाएंगी। तो मेन मोटिव क्या होता है, इस तरीके से कॉलम बनते हैं और इस तरीके से रो बनती हैं। ठीक है, इनको कैप्शन बोलते हैं और इनको स्टब बोलते हैं। ठीक है, ऊपर क्या होना चाहिए, टेबल नंबर और टेबल का टाइटल। ठीक है, टोटल कॉलम कितने हैं, जो भी जितना भी काउंट होता है वो लास्ट रो के अंदर होता है जितना भी। ठीक है, तो उनको टोटल कॉलम्स बोल देते हैं। अब देखो नीचे ये कुछ यहाँ पे सोर्स नोट होता है टेबल के अंदर। टेबल के अंदर जो सिंबल लगे होते हैं उन सिंबल के बारे में बताया जाता है। जैसे इसको अपन वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर की कोई वैल्यू दी होती है तो उसको अपन वेरिएंस ऐसे बता देंगे कि इसको वेरिएंस बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे होता है फुट नोट में भी लिख देते हैं स्केलिंग ऐसे की गई है, 0 से 5 में की गई है या फिर 0 से 100 में जो स्केलिंग की गई है उन सब के बारे में अपन फुट नोट में लिख देते हैं। तो इस तरीके से अपनी एक अच्छी तरीके की टेबल तैयार होती है। टेबल अपने किसका पार्ट है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के दो पार्ट हैं, एक तो होती है टेबुलेशन और एक होता है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। टेबुलेशन के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के बारे में अपन एक अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं स्टैटिकल सीरीज के बारे में। स्टैटिक्स में सीरीज को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्कैरियोट सीरीज और एक होती है कंटिन्यूस सीरीज। 3 सीरीज में बांटा गया है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपने आती है इंडिविजुअल सीरीज। इसमें देखो, स्टैटिकल सीरीज इन विच ऑल द ऑब्जर्वेशन आर लिस्टेड
आउट एंड ऑल द ऑब्जर्वेशन हैव ए फ्रीक्वेंसी इज 1। इसमें जैसे सीधी वैल्यू दी जाती है, जैसे ए के पास ए बी सी है, इनका सीधा वैल्यू दे दिया 1 4 6, तो ये सब इसमें आगे इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर आगे जैसे सीधी वैल्यू दे दी, इसको छोड़, जैसे सीधी वैल्यू दे दी 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही सीरीज़ का इसका मीन निकालिए, इसका मोड निकालिए, ठीक है, इसका मीडियन निकालिए, इसका हार्मोनिक मीन निकालेंगे, ट्रिम्ड मीन निकालेंगे। ये सब निकालने के लिए यदि आपको ऐसे सीधी सीरीज़ दे दी जिसमें अब इन सब की फ्रीक्वेंसी 1 है, यह सब एक एक बार काउंट किए गए हैं पूरी सीरीज़ में। यह 3 भी एक बार काउंट हुआ है, 4 भी एक बार काउंट हुआ है, 5 को भी एक बार काउंट किया गया है, 6 को भी एक बार और 7 को भी एक बार काउंट किया गया है। तो इन सब में फ्रीक्वेंसी 1 होती है इंडिविजुअल सीरीज़ में, और इंडिविजुअल सीरीज़ में एक ही रो में दिए हुए होते हैं। एग्जांपल देखें तो जैसे दे दिया 3 8 9 6, ये एक सीरीज़ दे दी और इसका आपको ज्योमेट्रिक मीन पूछ लिया, तो ये कौन सी सीरीज़ होगी? इंडिविजुअल सीरीज़, व्यक्तिगत श्रेणी। अब देखो इसमें क्या है, सांख्यिकीय श्रृंखला जिसमें सभी अवलोकनों को सूचीबद्ध किया जाता है, सारे अवलोकनों को, और सभी अवलोकनों की आवर्ती 1 होती है, इनको बार बार दोहराया नहीं जाता, ठीक है। अब अपन देखते हैं डिस्केरिएट सीरीज़। डिस्केरिएट सीरीज़ में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी हर एक की अलग अलग होती है, उसमें एक्स वेरिएबल का एक अलग कॉलम होता है और फ्रीक्वेंसी का एक अलग कॉलम होता है। दो अलग अलग कॉलम होते हैं, एक्स के अलग मान दिए हुए होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग दी हुई होती है, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। चलो तो इसको देखते हैं। इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज देयर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 1 ऑफ ईच टाइम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा होती है, ठीक है। इन डिस्क्रीट द एरिया 2 कॉलम्स, 2 कॉलम होंगे, एक तो 1 ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड वेरिएबल को बताएगा, और वेरिएबल नंबर में दिए होते हैं। इसमें 3 बातें बताई गई हैं। फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा हो सकती है, एक के बराबर हो सकती है, और 2 कॉलम होंगे, एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा और एक वेरिएबल का कॉलम होता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। असतत श्रृंखला के मामले में प्रत्येक आइटम के लिए एक से अधिक आवर्ती होती है, ठीक है। पहला क्या हुआ? एक से अधिक आवर्ती होती है। असतत में 2 स्तंभ होते हैं, एक आवर्ती का और दूसरा चर के लिए, ठीक है। तो इसमें अपन मीन मीडियन मोड निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी का भी यूज़ लेंगे, फ्रीक्वेंसी का यूज़ लेके इनमें से निकलेगा मीन मीडियन मोड। अब अपन आगे इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। अब देखो इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, एक तो ये रहा, और एक ये रहा। इसको जैसे C1 लिख लिया आपने, इसको C2 लिख लिया। तो अपन ने वहाँ पे क्या देखा था? 2 कॉलम होने चाहिए, एक वेरिएबल को नोट करेगा और दूसरा फ्रीक्वेंसी को नोट करेगा, ठीक है। जैसे इसमें वेरिएबल दे दिया 5 10 और 15, इसमें फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। इसका मतलब ये होता है जैसे 5 है किसी सीरीज़ में तो 5 को 4 बार काउंट किया गया है, ठीक है। अब इसमें 10 है, 10 को 2 टाइम काउंट किया गया है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। ऐसे ही 15 है, 15 को 7 टाइम काउंट किया गया है। जैसे इसको पहले ऐसे नोट कर देते हैं, एक सेकेंड, इस टाइप से, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, इससे आगे आती है कंटिन्यूस सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज से आगे आती है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है? सेम यही होते हैं, फ्रीक्वेंसी का कॉलम अलग होगा, वेरिएबल का कॉलम अलग होगा, लेकिन उसमें क्या होता है, बस फ़र्क ये होता है कि इसमें जैसे सीधा दे दिया 5 10 और 15, उसमें क्या होता है? वर्ग अंतराल दिया होगा, जैसे 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15, इस टाइप से वर्ग अंतराल दिया होता है और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। चलो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंटिन्यूस सीरीज, इन द केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज देयर इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 1 ऑफ ईच टाइम, फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा होगी इसकी भी। और इन कंटिन्यूस सीरीज आल्सो देयर आर 2 कॉलम, इसमें भी 2 कॉलम होते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरह, बट वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास, ठीक है।
वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का जो कॉलम होता है उसमें वेरिएबल सीधा दिया हुआ नहीं आएगा, इसमें क्लास दी हुई आएगी, जैसे 0 से 5, 5 से 10, जैसे ऐसे 0 से 100 तक दे दिया, फिर 100 से 200 और फिर 200 से 300 तक। ठीक है, अब देखो सतत श्रृंखला के मामले में प्रत्येक आइटम के लिए एक से अधिक आवृत्ति होती है। सतत श्रृंखला में भी असतत के रूप में 2 कॉलम होते हैं, लेकिन चर वर्ग अंतराल के रूप में होते हैं, वर्ग के रूप में होते हैं, मतलब वर्ग अंतराल के रूप में होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अपन आगे देख लेते हैं एक बार। जैसे ये हो गया इसका एग्जाम्पल, इसमें देखो इनकम दे दी और नंबर ऑफ पर्सन दे दिया। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज होगी? कंटिन्यूस सीरीज। इसमें यह बताया गया है कि 1000 से 2000 के बीच टोटल 4 बंदे हैं। ठीक है, तो इनकी 1000 से 2000 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 4। ठीक है, 2000 से 3000 के बीच 8 बंदों को काउंट किया गया है, तो 2000 से 3000 के बीच की फ्रीक्वेंसी आ गई 8। ठीक है, और 3000 से 4000 के बीच में 6, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 6। और 4000 से 5000 के बीच की फ्रीक्वेंसी आ गई 3। 3 बंदों की इनकम 4000 से 5000 के बीच में है, तो इस टाइप से ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब कंटिन्यूस सीरीज में कुछ पार्ट होते हैं, उनको अपन देखते हैं। कंटिन्यूस सीरीज के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है एक्सक्लूसिव सीरीज और एक होता है इंक्लूसिव सीरीज। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस नाम मात्र का डिफरेंस होता है। एक तो होती है जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज और एक होती है इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या करते हैं, अपर लिमिट को जैसे ऐसे होता है, सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड आइटम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। ठीक है, इसमें ऐसे होता है 0 से 110, 110 से 120, 120 से 130 और 130 से 140। ठीक है, इसमें यह क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट और अगले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट सेम होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट को इसमें इंक्लूड नहीं करते, अपर लिमिट को अगले वर्ग अंतराल में इंक्लूड किया जाता है। ये कौन सी होती है? अपनी अनन्य श्रेणी। ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज। इसमें क्या करते हैं कि क्लास इंटरवल एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, इस 110 को अपन इस अंतराल में काउंट करेंगे। अब 120 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें यह अपर लिमिट है और इसमें यह लोअर लिमिट है, लेकिन इसको इसमें एक्सक्लूड कर देंगे, आगे वाले वर्ग अंतराल में एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, श्रृंखला जिसमें प्रत्येक वर्ग अंतराल अपनी ऊपरी सीमा शामिल नहीं करता। ठीक है, अपर लिमिट अपने वर्ग अंतराल में शामिल नहीं होती, अगले वर्ग अंतराल में शामिल होती है। और अनन्य श्रेणी में क्या होता है कि पहले वर्ग अंतराल की अपर लिमिट और अगले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट दोनों सेम होती हैं। जैसे इस वर्ग अंतराल की अपर लिमिट 130 और अगले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट 130 अपनी बराबर है। ठीक है, और इसको अगले वर्ग अंतराल में शामिल किया जाता है। इसके अपोजिट होती है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, सीरीज इन विच इंक्लूड ऑल आइटम्स अपर लिमिट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जितने भी होते हैं सारे काउंट किए जाते हैं। इसको बोलते हैं अपन समावेशी श्रृंखला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समावेशी श्रृंखला, एक्सक्लूसिव सीरीज। और इसमें बराबर नहीं होती लिमिटें। ठीक है, समावेशी श्रृंखला, श्रृंखला जिसमें उसकी अपर सीमा शामिल हो। ठीक है, इसमें देखो 0 से 199, 0 से 99। ठीक है, और ये हो गया 100 से 199, 200 से 399 और 300 से 399। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसकी अपर लिमिट 99, इसको इसी वर्ग अंतराल में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसकी अपर लिमिट 199, इसको इसी वर्ग अंतराल में शामिल किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि सेम नहीं होती। ठीक है, पिछले वर्ग अंतराल की अपर लिमिट और अगले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट सेम नहीं होती। ठीक है, जबकि एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि वर्ग अंतराल की पिछले वर्ग अंतराल की अपर लिमिट और अगले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट सेम होती हैं और इसमें सेम नहीं होती, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसमें अपर लिमिट को उसी वर्ग अंतराल में शामिल किया जाता है। अब बात ये आती है कि अपन स्टैटिक्स में फॉर्मूले पुट, जैसे AM निकालना है किसी सीरीज़ का, GM निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो कौन सी श्रेणी काम में लेते हैं।
तो उसमें क्या करते हैं अपन, समावेशी श्रेणी को यूज़ नहीं करते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए समावेशी श्रेणी का यूज नहीं करते, इंक्लूसिव सीरीज़ का यूज नहीं करते। उसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है, देखो लोअर लिमिट होती है ना, ये जो अपनी ये मान लो लोअर लिमिट, इसमें से तो अपन h/2 माइनस कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया जो अपर लिमिट होती है उसमें अपन h/2 ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना h है वो ये है, इन दोनों के बीच जो वर्ग अंतराल, इन दोनों वर्गों के बीच जो अंतर है, ठीक है, पहले वर्ग अंतराल की अपर लिमिट और अगले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है उसी को अपन h नोट करते हैं।